हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 9th लेक्चर होगा जिसमें हम संगम एज के बारे में देखेंगे। ओके, पोस्ट मौर्यन एज में हम पोस्ट मौर्यन किंगडम्स में है, जहां पर हमने इसके पहले ईस्टर्न डायनेस्टीज देखी थी। ओके, पोस्ट मौर्य किंगडम्स में जो ईस्टर्न साइड में हमें शुंग दिखेंगे, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद क्षितिज और उसके बाद हमने देखा नागा डायनेस्टी ऑफ गंगा वैली। ओके, देन वी हैव सीन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर किंगडम सच एज इंडो-ग्रीक, देन शके, पार्थियंस एंड कुशन। ओके, एज वेल एज कुशन शाह। ओके, जो कुशन्स को रिप्लेस करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे। देन इन साउथ वी हैव सीन द सातवाहन एम्पायर। ओके, सातवाहन देखने के बाद हमें अब जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, ओके, जो दक्षिण भारत में जिन्होंने मिनिमम 500 to 600 ईयर रूल किया था, ओके, उनके बारे में जो है संगम एज डायनेस्टी। ओके, ये हमारा क्लास 9th होगा। ओके, क्लास 9th जिसमें हम संगम किंगडम के बारे में देखेंगे। ओके, संगम किंगडम, संगम किंगडम। ओके, तो याद रखो संगम किंगडम ये किसी किंगडम का नाम नहीं था, पहली चीज। ओके, इट वॉज नेम। ओके, वो एक नाम था जो एक लिटरेचर की वजह से इस पीरियड को गिरा था। ओके, लिटरेचर कौन सा? तो संगम लिटरेचर। ओके, संगम लिटरेचर में बहुत सी किताबें हैं। ओके, लाइक शिलपति ग्रमन हो जाए या फिर पट्टी पट्टी हो जाए। ओके, इटुटु गुई, ये मल्टीपल किताबें हैं जो हम आर्ट एंड कल्चर में जब मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगा, ओके, जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तब हम इन डिटेल इस संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द ओनली कंसर्न हियर इज दैट कि हमें जो संगम डायनेस्टीज है, ओके, जो संगम डायनेस्टी रहेंगी, फॉर एग्जांपल पांड्या हो जाए, चेरा हो जाए या फिर चोला हो जाए, ओके, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट क्वेश्चन, जब हम कोई पढ़ाई करते हैं या फिर हम कोई डायनेस्टी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज पता होनी चाहिए? उनके सोर्सेस के बारे में। ओके, सो संगम डायनेस्टी या फिर संगम किंगडम के सोर्सेस कौन से हैं, हमें कहां से इनके बारे में पता चलता है? सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेस लाइक ओके, सोर्सेस में सबसे पहला सोर्स तो संगम लिटरेचर होगा। ओके, संगम लिटरेचर ये सबसे पहला सोर्स होगा। सेकंड सोर्स जो था, ओके, सेकंड सोर्स याद रखो, पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी। ओके, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। ओके, इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। देन नेक्स्ट प्लिनी। ओके, प्लिनीज इनकी किताब कौन सी थी? नेचुरल हिस्ट्री। ओके, प्लिनीज इनकी किताब थी नेचुरल हिस्ट्री। देन नेक्स्ट फोर्थ कौन था? टोलेमी। ओके, फोर्थ थे टोलेमी। टोलेमीज जियोग्राफी। ओके, टोलेमीज जियोग्राफी। तो ये फॉरेन ऑथर थे। ओके, एक अननोन ग्रीक ऑथर द्वारा लिखित पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी। Then next Pliny's natural history. Then next Ptolemy's geography. Okay, Ptolemy's geography. So these are some sources through which we comes to know about this Sangam dynasty. Okay, ये कुछ सोर्सेस है जिससे हमें संगम डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा, संगम किंगडम के बारे में पता चलेगा। जिसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो संगम डायनेस्टीज है, ओके, ये जो संगम डायनेस्टी थी, इन्होंने कहां पर रूल किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने कहां पर रूल किया? जैसे आप मैप में देख सकते हो, ओके, संगम डायनेस्टीज जो थे वो इंडिया के दक्षिण, क्या कहते हैं हम उसको, दक्षिणी छोर पर थे। ओके, सदर्न मोस्ट रीजन जो था इंडिया का, मैप में देखो आप, आपको दिखेगा कि सदर्न मोस्ट रीजन में ही संगम डायनेस्टीज थी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे पांड्या कहां पे दिख रहा है हमें? पांड्या दिख रहा है सदर्न तमिलनाडु में। ओके, सदर्न तमिलनाडु एज वेल एज सम पार्ट ऑफ केरला। ओके, मॉडर्न सम पार्ट ऑफ केरला एंड मॉडर्न सम पार्ट ऑफ सदर्न तमिलनाडु इज ऑक्युपाइड बाय द पांड्यन डायनेस्टी। ओके, देन मिडल एंड नॉर्थर्न तमिलनाडु इज ऑक्युपाइड बाय द चोला डायनेस्टी। ओके, स्पेशली द कावेरी डेल्टा। ओके, अराउंड द कावेरी डेल्टा हमें दिख रहा है कि चोला डायनेस्टी, ओके, चोला डायनेस्टी दिख रही है। देन मूविंग टुवर्ड वेस्टवर्ड वी सी दैट around the northern and middle Kerala, okay, around the northern and middle Kerala there are cheras. Okay, तो ये चेरा, पांड्या एंड चोला। ओके, ये चेरा, पांड्या, चोला
ये जो 3 डायनेस्टीज है, ओके, ये है संगम डायनेस्टी, याद रखो, ओके। और इनका जिक्र हमें अशोका की इंस्क्रिप्शन में भी मिला था, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अशोका आल्सो मेंशन्ड हिज नेबरिंग स्टेट, ओके। उन नेबरिंग स्टेट में आंध्र पीपल, ओके, द बॉर्डर पीपल आल्सो कॉल्ड एज आंध्र, ओके, व्हिच वर आइडेंटिफाइड एज द सातवाहना इन द लेटर फेज, ओके। In the same time, he also mentioned some southernmost kingdom like Keralaputra, okay, also known as Chera, okay, like Pandya, Chola, Satyaputra, Tamarlipti, okay. These are multiple names which found their mention in Ashokan inscription, okay. अशोका की इंस्क्रिप्शन में इनका भी जिक्र हमें मिलता है। देन नेक्स्ट, अगर संगम किंगडम की हम बात करें तो एक चीज याद रखो कि दक्षिण में जो संगम किंगडम थे उसमें ऐसा माना जाता है कि ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, ओके। मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी मींस जो स्त्री थी, ओके, जो वुमेन्स थे उनका स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। स्त्री या फिर वुमन, इनका सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता था, ओके। मैट्रिलिनियल सोसाइटी, ऑल्सो सेकंड मैट्रिलिनियल सोसाइटी हम कौन से देखते हैं तो सातवाहन, ओके, जिन्होंने दक्षिण में सबसे पहला साम्राज्य प्रस्थापित किया, ओके। सो सातवाहनों की तरह ही ठीक हमें पांडियन सोसाइटी या फिर संगम सोसाइटी में भी स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान दिखता है, ओके। एज वेल एज दक्षिण के इन किंगडम्स के बारे में हमें मेगास्थनीज के किताब से भी मिलता है, ओके। फिफ्थ अगर सोर्स हम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे अपन, मेगास्थनीज इंडिका, ओके। मेगास्थनीज के इंडिका में मेगास्थनीज ने कहा था कि एक दक्षिणी राज्य है जिनका नाम था परियदास, याद रखो, परियदास एक दक्षिणी राज्य है जिनका कोरकई नाम का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कौन सा पोर्ट? कोरकई, याद रखिए। विच पोर्ट? कोरकई, ओके। There is a kingdom in the southern area whose important port, okay, is Korakai, is famous for the pearl business और pearl trade। pearl trade के लिए famous है कोरकाई पोर्ट, ओके। और उनको नाम मेगास्थनीज इन्होंने दिया था परियदास, ओके। तो हमें पता है कि संगम किंगडम में जो पांड्या थे और पांड्या इनके साम्राज्य के वक्त कोरकई, ये जो एक प्रमुख बंदर था, इस बंदर पर हमें मोतियों का ट्रेड होते हुए दिखेगा, पर्ल ट्रेड दिखेगा, ओके। तो परियदास मेंशन इन मेगास्थनीज इंडिका, वो कौन थे? दूसरे तीसरे कोई नहीं बल्कि क्या कहेंगे हम, पांड्या डायनेस्टी थी, ओके। और इन पांड्या डायनेस्टी का मेंशन हमें मेगास्थनीज की किताब में मिला है। इनडायरेक्टली हमें संगम एज का मेंशन मेगास्थनीज के इंडिका में मिला है, ओके। सो दीज आर सम सोर्सेज थ्रू व्हिच वी नो अबाउट द संगम किंगडम, ओके। अब इन संगम किंगडम को हम इन डिटेल देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला किंगडम जो रहेगा वो रहेगा पांड्या किंगडम, ओके। फर्स्टली वी विल सी देयर पॉलिटिकल हिस्ट्री, ओके। हमें पहले उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी होगी। पॉलिटिकल हिस्ट्री भी मतलब याद रखिए, ये जो संगम लिटरेचर है, ओके, जब संगम लिटरेचर हम पढ़ेंगे तो एक ही चीज याद रखो, संगम लिटरेचर क्या है? वो कविताएं है, दे आर पोयम लाइक बलाड, ओके। बलाड का रीति है एक शौर्य गाथा है, अपने राजाओं के शौर्य में कंपोज की गई गाथाएं, ओके, उसको बलाड कहते हैं। वही बलाड, वही पोयम्स हमें संगम एज में मिलते हैं या फिर संगम लिटरेचर में मिलते हैं, ओके। वही पोयम, ओके, उसमें हमें जो हिस्ट्री मिलेंगी वो एग्जैजरेटिंग मिलेंगी। एग्जैजरेटिंग हिस्ट्री अगर हमें मिल रही है और वो फैक्चुअल से बहुत दूर रहेंगी तो वो हम कंसिडर नहीं कर सकते कि एज अ ट्रू हिस्ट्री होंगी, ओके। बट सम जो हिस्ट्री मिली है, जो हम जिससे हमने उस वक्त की थोड़ी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट की है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। जो सब मिला है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना भी हमें इंपॉर्टेंट सोर्सेस मिले हैं वही हिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे पहला किंगडम हमें जो देखना है वो है पांड्या किंगडम, ओके। पांड्या किंगडम। अब पांड्या किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट इनका कैपिटल क्या था? पांड्या, जो कि सदर्न मोस्ट तमिलनाडु को ऑक्यूपाई करते हैं, आज के मॉडर्न सदर्न मोस्ट तमिलनाडु को जिन्होंने ऑक्यूपाई किया था, ओके। उनकी कैपिटल क्या थी? उनकी कैपिटल थी मदुरई, याद रखिए, उनकी कैपिटल थी मदुरई, ओके। कैपिटल मदुरई, इंपॉर्टेंट पोर्ट इज कोरकई,
important port is कोरकाई. ओके, कोरकाई ये है उनका important port. पांड्या कैपिटल मदुरई, important port. ओके, कौन सा? कोरकाई. Then next they have their national symbol. जैसे हमारा नेशनल एम्बल अशोक चक्र है, ओके सॉरी अशोक स्तंभ है, ओके लायन पिलर ऑफ सारनाथ इज अवर नेशनल एम्बल. सेम लाइक दैट पांड्य जो थे इनका भी एक स्टेट एम्बल था. ओके, स्टेट एम्बल. अब स्टेट एम्बल क्या था इनका? याद रखिए, इनका स्टेट एम्बल था फिश. ओके, स्टेट एम्बल था इनका फिश. ये तीनों किंगडम के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एम्बल थे. ओके, उसमें पांड्या इनका स्टेट एम्बल क्या था? फिश था. देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि इनका जो ट्रेड था, ओके पर्ल ट्रेड. पर्ल ट्रेड के लिए बहुत फेमस थे. ओके, फेमस थे पर्ल ट्रेड के लिए. कौन? पांड्या. देन नेक्स्ट अगर उनके रिलीजन की बात करें तो हमें यह पता चलता है कि वे वैदिक धर्म को फॉलो करते थे, वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे. ओके, वैदिक धर्म, वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे. वैदिक रिलीजन. देन नेक्स्ट वी सी ओके पर्ल ट्रेड, देन फिशरी. ओके, पर्ल ट्रेड एज वेल एज फिशरी, ये चीज याद रखिए. ओके, पर्ल ट्रेड एज वेल एज फिशरी. इसके लिए ये बहुत फेमस थे. कौन? पांड्या किंगडम. ओके, देन नेक्स्ट हमें पांड्या किंगडम के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर उनके बंदरों के बारे में, ओके वो कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है, एक किताब है मदुरई कांजी. याद रखिए, कौन सी किताब है वो? मदुरई कांजी. मदुरई कांजी नाम की एक बुक है. ओके, मदुरई कांजी. ओके, मरुतनार द्वारा लिखित मदुरई कांजी. इसमें भी हमें बहुत से इंपॉर्टेंट पांड्या स्पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसा करना? पहली बात, पांड्या इनका लोकेशन कहाँ पे था? लोकेलिटी सो सदर्न मोस्ट तमिलनाडु. ओके, मैप में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा. सदर्न मोस्ट तमिलनाडु में कौन है? पांड्या, इनका रूल था. देन नेक्स्ट उनकी कैपिटल कौन सी थी? तो मदुरई वाज देयर कैपिटल. ओके, इट वाज अ फेमस सेंटर एज वेल एज कैपिटल ऑफ देयर डायनेस्टी मदुरई. ओके, देन इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था उनका? कोरकाई, थ्रू विच दे यूजुअली टेक देयर ट्रेड. ओके, देन नेक्स्ट उनका स्टेट एम्बल क्या था? फिश था. उनका स्टेट एम्बल था फिश. देन नेक्स्ट फेमस ट्रेड कौन सा था पांड्या इनसे रिलेटेड? एक तो पर्ल ट्रेड, मोतियों का ट्रेड बहुत ज्यादा फेमस होता था और उसके लिए फेमस थे पांड्या. ओके, देन नेक्स्ट फिशरीज, वी सी फिशरी. ओके, फिशरी एज अ बिजनेस इन पांड्या किंगडम. देन नेक्स्ट उनका बिलीफ कौन सा था? बिलीफ ये इंपॉर्टेंट चीज है. और आगे जाएंगे हम तो वैसे उनकी रिलीजियस ओके आइडियोलॉजी क्या थी, रिलीजियस कैसे रहते थे वो सोसाइटी, वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे ही. बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखो, वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करते थे? तो वो वैदिक रिलीजन को बिलोंग करते थे. ओके, then also one of the important source from the Sangam literature is Madurai Kanji, through which we come to know about their important port. Okay, important port during the Pandya rule. Okay, on the eastern coast of southern India. Okay, through which they carry their trade. Okay, on which they also impose the custom tax. Okay, so देखो agriculture was the main source of their revenue. Okay, agriculture was the main source of their state revenue, as well as okay they imposed some custom tax through which they also earn some state revenue. Okay, so multiple state revenue, मतलब state revenue अगर हमें increase करना होगा तो multiple tax impose करने पड़ेंगे. For example, custom tax जो उन्होंने लगाया था, अगर pearl trade ज्यादा है तो custom tax वो obviously impose करेंगे. ये थी information पांड्या इनके बारे में. नेक्स्ट जो देखने हैं हमें वो होंगे चोला. नेक्स्ट डायनेस्टी हमें जो देखनी है वो है चोल डायनेस्टी. ओके, सेकंड इज चोला. ओके, जिन्हें चोल भी कहते हैं, चोल. सो फर्स्ट वन इज पांड्या, सेकंड वन जो थे वो थे चोल. चोल इनकी कैपिटल कौन सी थी? चोल इनकी दो कैपिटल याद रखना, एक उरई एंड सेकंड इज पुहर. First one is Urayur, second one is Puhar, which also identified as a Kaveri Pattanam. So दक्षिण में आज का जो कावेरी पट्टनम है मॉडर्न, वो पुहर सेंटर रहा होगा. ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि
सो जो जियोग्राफिकली जो लोकेलिटी वहां पे मेंशन है वो प्रीटी मच सिमिलर टू द कावेरी पट्टनम। सो हिस्टोरियंस जो है उन्होंने इक्वालेट किया है कि पुअर क्या है, इट इज नथिंग बट अ कैपिटल, सेकंड कैपिटल ऑफ चोलास, क्या, कावेरी पट्टनम। ओके, एंड बोथ आर द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर एज वेल। ओके, एक हो गया कैपिटल, सेकंड वन इज देयर स्टेट एम्बल। चोला इनका स्टेट एम्बल क्या था, चोला इनका स्टेट एम्बल था टाइगर, याद रखिए। ओके, पांड्या इनका फिश, चोला इनका टाइगर। ओके, देन नेक्स्ट इनका था इफिशिएंट नेवी। चोला क्यों फेमस थे, लाइक पांड्या दे वेर फेमस फॉर देयर पर्ल ट्रेड। ओके, सेम वे ये जो चोलास थे वो क्यों फेमस थे, उनके नेवी के वजह से। याद रखिए चोला की जो नेवी थी ना वो बहुत फेमस थी दक्षिण भारत में, और कहेंगे हम बहुत ही इफेक्टिव थी। इफिशिएंट से अच्छा कहेंगे हम इफेक्टिव थी। ओके, इफेक्टिव नेवी किनकी थी, चोला डायनेस्टी इनकी। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चोल राजा थे, एक इंपॉर्टेंट चोल राजा है जिनका मेंशन हमें संगम लिटरेचर में मिलता है, उनका नाम है राजा करिकाल। ओके, किंग करिकाल, किंग करिकाल। ओके, करिकाल यह नाम बहुत फेमस है। ओके, ये राजा बहुत फेमस थे, इनके नाम से हमें आगे आने वाले समय में भी बहुत से राजाओं के नाम मिलेंगे। सो करिकाल, किंग करिकाल, ये बहुत फेमस राजा थे चोला डायनेस्टी के, जो कि संगम एज को बिलोंग करते थे। इनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहां से मिलती है, हमें पट्टिनपल्लाई, पट्टिनपल्लाई। ओके, पट्टिनपल्लाई, इसमें हमें राजा करिकाल इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इसमें एक युद्ध की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, पट्टिनपल्लाई में हमें एक वॉर की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो वॉर था वेन्नी नदी का। कौन सा वॉर, वेन्नी नदी, याद रखिए वेन्नी वॉर। ओके, वेन्नी रिवर वॉर कहेंगे हम उसे, वेन्नी रिवर वॉर। ओके, सो वेन्नी वॉर जो था, वेन्नी वॉर में हमें ऐसा दिखता है कि चेरा, ओके, थर्ड डायनेस्टी चेरा, पांड्या एज वेल एज सम ऑफ द ट्राइबल चीफ, याद रखिए चेरा, पांड्या एज वेल एज सम ऑफ द ट्राइबल चीफ। ओके, कम्स टुगेदर एंड फॉर्म एन अलायंस। ओके, उन्होंने अलायंस बनाया। ओके, चेरा राजा, पांड्या राजा, इन्होंने साथ आके मल्टीपल ट्राइबल चीफ्स को भी साथ में लिया और एक अलायंस बनाया और राजा करिकाल के साथ एक युद्ध लड़ा। फिर भी उस युद्ध में राजा करिकाल, ओके, he defeated the alliance. Okay, he defeated the alliance. ओके, अलायंस को इन्होंने डिफीट कर दिया। ओके, अलायंस को इन्होंने डिफीट किया। याद रखिए फिर कितने ज्यादा ये शूरवीर थे, कितने ज्यादा ये शौर्यवान थे। ओके, इसके लिए इनके बारे में कथा है। अभी देखो मैंने यह कहा संगम क्या है, संगम लिटरेचर वो कथा है, या फिर हम कहेंगे पोएम्स है जो राजा की शौर्य गाथाएं बताती है। ओके, उसमें से एक शौर्य गाथा किनकी है, तो राजा करिकाल। कौन थे राजा करिकाल, एक चोल राजा थे जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पट्टिनपल्लाई इस किताब में मिलती है, जो कि पार्ट है संगम लिटरेचर का। उसमें एक वेन्नी नदी पर एक लड़ाई हुई थी, वेन्नी वॉर, इसका जिक्र मिलता है, जिसमें चेरा और पांड्या राजा द्वारा कुछ कई ट्राइबल चीफ्स इनके साथ में एक अलायंस बनाया गया था। उस अलायंस के साथ करिकाल राजा इनकी लड़ाई हुई थी और फिर भी करिकाल राजा इन्होंने उनको हराया था, जिससे उनके शौर्य का प्रदर्शन होता है। इसी शौर्य के प्रदर्शन को उस किताब में कविता के स्वरूप में लिखा गया है। ओके, यही महत्व है उस संगम लिटरेचर का, जिससे हमें राजाओं के बारे में तो इंफॉर्मेशन मिलती ही है, बट सम इंफॉर्मेशन माइट बी एग्जैजरेटिंग, ओके, बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट। ओके, सो ये हो गया सेकंड चोल डायनेस्टी, इनके बारे में। देन थर्ड जो हमें देखना है वो है चेरा डायनेस्टी। ओके, फर्स्ट वन इज पांड्या, सेकंड वन इज चोला एंड थर्ड वन इज चेरा। ओके, सो चेरा जो थे, ओके, जैसे मैप में आप देख सकते हो कि चेरा कहां पर है, चेरा है नॉर्दर्न एंड मिडल केरला के पार्ट में। ओके, मिडल एंड नॉर्दर्न केरला के पार्ट में आपको चेरा दिखता होगा। ओके, वो चेरा जो थे वो कहां से रूल कर रहे थे, मींस देयर कैपिटल चेरा, इनकी कैपिटल थी वंजी।
ओके, ये चीज आपने याद रखना। वंजी वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। देन नेक्स्ट सेकंड वन इज देयर स्टेट एम्बल। स्टेट एम्बल, सो पांड्यास जो थे उनका क्या था, फिश। चोल जो थे, चोल, इनका क्या स्टेट एम्बल था, टाइगर। और जो ये रहेंगे कौन, चेरा, चेरा इनका स्टेट एम्बल क्या था, याद रखिए, बो एंड एरो। बो एंड एरो, ओके, धनुष्य बाण, ये क्या था, स्टेट सिंबल किनका, चेरा इनका। ओके, सो ये तीनों अभी एम्बल हो चुके हैं, तीनों एम्बल आपने याद रखना। पहला एम्बल पांड्या, इनका फिश। सेकंड एम्बल चोल, इनका टाइगर। थर्ड एम्बल इज चेरा, जो कि है बो एंड एरो। ओके, फर्स्ट वन इज वंजी, ओके, कैपिटल। सेकंड वन इज स्टेट एम्बल। थर्ड वन इज व्हाई दे वर फेमस, याद रखिए, उनके साथ जो था रोमन ट्रेड बहुत होता था। रोमन ट्रेड जो था उसके लिए फेमस था चेरा डायनेस्टी। ओके, अब रोमन जो थे, जिन्हें यवन गंडिका नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, यवन मीन्स जो कि फॉरेनर थे, गंडिका मीन्स परफ्यूम ट्रेडर। ओके, सो वहां से वो इंडिया में आते थे। ओके, हमारे भारत के दक्षिणी दिशा में आकर वो वहां पे ट्रेड करते थे, जिन्हें यवन गंडिका नाम से भी हम जानते हैं। ओके, सो एक फेमस चीज है उनसे, उनका फेमस क्या था, तो रोमन ट्रेड फेमस था। देन फेमस चेरा रूलर, एक फेमस चेरा रूलर थे जिनका नाम था सेनुगुट्टम। सेनु, याद रखिए क्या नाम था, सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन, ओके, सेनुगुट्टवन, ओके, हु आल्सो नोन एज, ओके सॉरी हिंदी में लिख दिया मैंने, सेनुगुट्टवन, हु आल्सो नोन एज रेड चेरा, रेड चेरा, who also known as good chera. Okay, Senuguttavan, who known as red chera, who also known as good chera. Okay, he's famous for his military conquest. ये याद रखिए आप चीज। ओके, he was famous for his military conquest. अभी सेनुगुट्टवन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो इनके एक भाई थे जिनका नाम था इलांगो अडिगल। उनका नाम क्या था, इलांगो अडिगल। इनके द्वारा लिखित शिलपाती करमन, शिलपाती गरम, शिलपाती गरम, ओके, शिलपाती गरम या करमन, ऐसा कुछ तो भी मीनिंग होता है उसका। ओके, सो ये इसमें हमें सेनुगुट्टवन इनके बारे में मिलती है इंफॉर्मेशन। ओके, जो किसके द्वारा लिखा गया है, उनके भाई इलांगो अदिगल इनके द्वारा। ओके, ये चीज आपने याद रखना। ओके, शिलपाती ग्रामन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द संगम लिटरेचर। ओके, संगम लिटरेचर के बहुत से अलग अलग अंग है, उसमें से एक अंग क्या है, शिलपाती ग्रामन। इसके पहले हमने देखा पट्टी न पट्टी। ओके, उसमें भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देन नेक्स्ट एक और इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, चेरास के बारे में। ओके, एक इंस्क्रिप्शन है, वो इंस्क्रिप्शन है, याद रखिए आप, पुलगुर का। ओके सॉरी, पुलगुर, यस, पुलगुर, पुलगुर का इंस्क्रिप्शन। पुलगुर के इंस्क्रिप्शन में हमें चेरास के जो रूलर थे, जो शासक थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन नेक्स्ट शिलपाती ग्रामन में हमें स्पेशली सेनुगुट्टवन, जो कि महान चेरा शासक थे, लाइक किंग करिकाल ड्यूरिंग द चोला's rule. Okay, he was greatest Chola king ever. Then Senuguttavan was a red chera or good chera. He was one of the greatest, or we also can say that he is the greatest chera ruler to ever rule during the Sangam age. Okay, Sangam age के दौरान सबसे महान चेरा शासक कौन थे, तो सेनुगुट्टवन थे। उनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट उसमें मेंशन मिलता है हमें। देन नेक्स्ट हमें ऐसे भी पता चलता है सेनुगुट्टवन द्वारा दक्षिण में, ओके, साउथ में, ओके, एक प्रथा शुरू की गई थी। ओके, जो थी कन्नगी, कन्नगी वर्शिप। ओके, कन्नगी वर्शिप। अब कन्नगी कौन थी, तो कन्नगी, देखो ये कन्नगी जो है ना, ये कथा है।
ओके, कन्नगी की एक कथा है, तो वो आपको मैं जब संगम लिटरेचर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ओके, तो कन्नगी इज कंसिडर्ड एज अ आइडियल वाइफ। याद रखिए, जैसे सावित्री, ओके, सावित्री एक आदर्श पत्नी का स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार कन्नगी यह संगम लिटरेचर में एक आदर्श पत्नी का स्वरूप है। ओके, उनके पति के मृत्यु के बाद की जो घटनाएं हुई थी, ओके, उनके पति पर झूठा आरोप लगाया गया था जिसकी वजह से उनके पति की हत्या हो गई थी। ओके, फिर बाद में उन्होंने श्राप दिया और पूरा वो साम्राज्य जलकर खाक हो गया। ओके, वो ऐसी कथा है। ओके, तो वो कथा मैं आपको संगम में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, संगम लिटरेचर में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप इतना याद रखो कि कन्नगी जो थी, ओके, कन्नगी इन्हें आइडियल वाइफ माना जाता है। Okay, like Savitri, ideal wife, Kannagi was ideal wife in संगम लिटरेचर। और आइडियल वाइफ का वर्शिप जो था वो किन्होंने शुरू किया था, तो सेनुगुट्टवन। ये चीज याद रखना आपने, किन्होंने शुरू किया था, सेनुगुट्टवन इन्होंने शुरू किया था। देन नेक्स्ट, और इनके बारे में सेकंड इंफॉर्मेशन देखो, सब इंपॉर्टेंट देख रहे हैं अपन, हाईलाइटेड पॉइंट है। ओके, सो साउथ में, ओके, साउथ में कन्नगी वर्शिप किन्होंने शुरू किया, सेनुगुट्टवन। सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना में, ओके, चाइना में फर्स्ट टाइम एम्बेसी किसने भेजी थी, ओके, चाइना एम्बेसी, ओके, एम्बेसी सेंट एम्बेसी टू चाइना। इसमें भी एक चीज याद ऐड करो आप, फर्स्ट रूलर भारत के इस इतिहास के पहले शासक है दक्षिण में जिन्होंने चाइना में अपनी एम्बेसी सेंड की। कौन? सेनुगुट्टवन। दक्षिणी भारत के पहले सम्राट कौन? सेनुगुट्टवन, जिन्होंने चाइना को, चीन में अपनी एम्बेसी सेंड की। ओके, अपने एम्बेसडर को सेंड किया, राजदूत को सेंड किया था। सो ये हुई थी इंफॉर्मेशन सेनुगुट्टवन। इनके बारे में फिर से रिपीट करेंगे। चेरा, चेरा की कैपिटल वांजी, उनका स्टेट एम्बल बोया नैरो। वो क्यों फेमस थे? रोमन ट्रेड के लिए फेमस थे। एक और चीज, चेरा इन्होंने, ओके, उनकी कैपिटल यहाँ पर अगस्त्यस का मंदिर बनाया है। ओके, अगस्टस, ओके, अगस्त जो थे रोमन गॉड, उनका टेंपल हमें चेरा डायनेस्टी में दिखता है ड्यूरिंग चेरा। ओके, बिल्ड ड्यूरिंग द चेरा रूल। ओके, देन नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेरा रूलर वाज सेनुगुट्टवन, whose information we come to know through Shilpatikraman, which was written by his brother Ilango Adigal. Okay, why Senuguttavan is important? First of all, he was very well known for his military conquer, okay, his military expedition, as well as his Kannagi worship. He was the first one to start Kannagi worship. ओके, टू सेक्ट, एक सेक्ट है वो कन्नगी वर्शिप करने का, वो किन्होंने शुरू किया था? सेनुगुट्टवन ही ने। और फर्स्ट रूलर, सेनुगुट्टवन वाज द फर्स्ट रूलर फ्रॉम द सदर्न इंडिया टू सेंड दिस एम्बेसी टू चाइना। ओके, ये थी इंफॉर्मेशन कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री की अबाउट दी संगम एज। ओके, इसके नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अभी तक हमने यहाँ पे देखा था संगम एज से जुड़ी हुई पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके, इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने चेला, चोरा, पांड्या, इनके बारे में देखा, उनके बारे में थोड़ा सा हमने पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जानी। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये चीज याद रखिए। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ओके, सो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हमें जो फैक्चुअल चीजें है वही देखनी है। ओके, क्योंकि इस बार से थोड़ा अलग पेपर आने वाला है तो उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब कैसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन? कि जो राजा था, ओके, सो फाउंटेन ऑफ पावर तो ऑब्वियसली कौन रहेगा? राजा। ओके, किंग, किंग वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी, किंग इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ओके, किंग इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। सो बिलो किंग, सो किंग के नीचे कौन है? तो किंग के नीचे होंगे मिनिस्टर, 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 देन जो क्या कहेंगे हम उनको? पोएट। ओके, कोर्ट पोएट, कोर्ट पोएट। देन नेक्स्ट, ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन कोर्ट। ओके, इंपॉर्टेंट पर्सन इन कोर्ट। ओके, जिनको, और देखो मिनिस्टर, कोर्ट पोएट, इंपॉर्टेंट पर्सन इन कोर्ट, उन्हें क्या कहा जाता था? शाही दरबारी। क्या कहा जाता था उनको? शाही दरबारी। याद रखिए, शाही दरबारी
और उनको और नाम था अवी। ओके, ये चीज याद रखना आपने। ओके, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, ये तो चीज आप क्लियर कर सकते हो। कोर्ट पोएट मीन्स शाही दरबार के जो कवि रहते हैं वो दरबारी कवि। देन नेक्स्ट जो दरबारी, ओके, दरबारी क्या कहेंगे हम, शाही दरबारी। जो ये शाही दरबारी थे, ओके, मीन्स अदर इंपॉर्टेंट पर्सन इन कोर्ट। ओके, अदर इंपॉर्टेंट पर्सन इन कोर्ट, उन्हें अवी, ओके, अवी इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अवी इस नाम से जाना जाता था। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किससे? संगम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा। अगर क्वेश्चन आया आपको what was the role of Avi, so Avi was the person, Avi was क्या कहेंगे हम, denotation of a person, important person in the court of ruler or court of a monarch। ओके, तो ये मिनिस्टर वगैरह ये हो गया एक चीज। देन नेक्स्ट जो राजा थे, फॉर एग्जांपल चेरा राजा। ओके, जो चेरा किंग थे तो उन्होंने खुद को मल्टीपल टाइटल दिए थे। अब हम टाइटल के बारे में देखेंगे। ओके, सो मल्टीपल टाइटल वेयर अडॉप्टेड बाय द मल्टीपल किंग, ओके, इन पांड्या, चोला एज वेल एज इन चेरा। तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो हमें ऐसा दिखता है कि चेरा राजाओं ने, ओके, वरम्बन, कॉमा वन, कॉमा कुट्टुवन, कॉमा इरुम्पोरई, ओके। सो चेरा राजाओं द्वारा कौन से टाइटल लिए गए थे? ओके, सो हम टाइटल की बात कर रहे हैं। सो कौन से टाइटल चेरा राजाओं द्वारा एक्सेप्ट किए गए थे या फिर रखे गए थे? एक वानवरम्बम, ओके, वानवरम्बम, दूसरा वनवन, तीसरा कुट्टुवन और चौथा इरुम्पोरई। ओके, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू चेरा किंग। देन नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू चोल किंग, ओके, चोल राजाओं ने कौन से पद लिए थे या फिर टाइटल लिए थे? तो उसमें पहला आएगा सेन्नी, सेकंड वन इज वलवान, थर्ड वन इज किल्ली, ओके। फर्स्ट वन इज चेरा, सॉरी, चोला में फर्स्ट वन कौन सा? सेन्नी, then Valvan, and third one is Killi. So these are the title which were adopted by the Chola king. Then last one is Pandya. So Pandya ruler also adopted some title which are Tennavar and Minnavar. So these are some title which were adopted by the Sangam kingdom or ruler of the Sangam kingdom. Okay, in Chera they adopted Vanavarambam, Vanvan, Kuttuvan or Irumpurai. In Chola they adopted Senni, Valavan, Killi. In Pandya they adopted Tennavara or Minnavara. Okay, so ये थे टाइटल उनके द्वारा adopted. नेक्स्ट हमें देखना है उनका और इन डिटेल प्रशासन। सो ये जो अवई थे, ओके, अवी या फिर अवई, ओके, ये जो अवई थे, अवी, सो दीज आर लाइक स्पेशल ऑफिसर, हम कहेंगे इनको क्या? स्पेशल ऑफिसर थे ये, ओके, संगम पॉलिटी में स्पेशल ऑफिसर। ओके, ये चीज याद रखना, अवी में स्पेशल ऑफिसर, ओके, जिनको शाही दरबारी भी कहा जाता था। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द 5 मेन मिनिस्ट्री, ओके, जो 5 ग्रुप थे, याद रखिए आप, जो 5 परिषद या फिर काउंसिल थी संगम पॉलिटी में, उनकी लिस्ट, उसमें एक आते हैं मंत्री, सेकंड वन इज priest, third one is army commander, fourth one is envoys, fifth one is spies. ओके, सो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल थे। ओके, सो ये क्या थे? 5 काउंसिल।
important council, ओके, ड्यूरिंग संगम पॉलिटी। तो उसमें हमें दिखता है कि एक मंत्री परिषद, सेकंड वन इज प्रिस्ट जो कि पुजारी थे, जो महंत थे, ओके। देन नेक्स्ट वन, ओके, दोज पीपल हु लीड द आर्मी मींस आर्मी कमांडर्स। देन एनवॉय, एनवॉय मींस उन्हें क्या कहेंगे हम, दूत, ओके, जो हमारे राजदूत होंगे या फिर दूसरे राजदूत आएंगे उनकी एक मंत्री परिषद बनेगी। And then final one, the backbone of any dynasty, that is spies, okay, जो स्पाई रहते हैं वो आज भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने उस वक्त थे, ओके, याद रखिए आप, ओके। सो ये 5 क्या थे, काउंसिल थे जिसमें हमें दिखता है। देन नेक्स्ट, ये 5 के अलावा और 2 काउंसिल है जिनका मेंशन हमें शिलपतिग्रमन में मिलता है। उसमें एक है एम पेरुंकुलु, एम पेरुंकुलु। सेकंड वन इज एन पेरयम, एन पेरयम, ओके, एम पेरुंकुलु। दूसरा एन पेरियम, ओके। ये जो एम पेरुंकुलु है ये थी 5 मेंबर बॉडी, और ये जो था एम पेरियम ये था 8 मेंबर बॉडी, ओके। 8 मेंबर्स थे इसमें एम पेरियम में, और एम पेरुंकुलु में कितने थे, 5 मेंबर थे, ओके। सो ये जो 5 मेंबर और 8 मेंबर वाली बॉडीज थी ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट बॉडी है ऐसा अकॉर्डिंग टू द शिलपतिग्रमन, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि इनका जो मेनली फंक्शन था, ओके, या फिर जो 5 उन काउंसिल का फंक्शन था, दे कैन नॉट डिक्टेट अ किंग व्हाट टू डू, ओके, दे कुड जस्ट एडवाइस हिम सर व्हाट टू डू, कि आप क्या कर सकते हो सर, आपको ऐसा करना चाहिए, वो एडवाइस ही दे सकते हैं। सेम वे वो एडवाइस देते थे, सेम वे ये जो 2 काउंसिल है ये भी एडवाइस ही देंगे। और राजा, ओके, ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब राजा ने कोई एडवाइस को रिजेक्ट किया है। हर बार यह काउंसिल हो जाए या फिर वो 5 काउंसिल हो जाए, उन 5 काउंसिल्स में अगर किसी ने सजेशन दिया तो हमेशा ही राजा उसे फॉलो करते थे, ओके, क्योंकि वो सब जो काउंसिलर्स थे वो सब काउंसिलर इलेक्टेड काउंसिलर रहते थे, या फिर वो काउंसिलर बहुत ही एक्सपीरियंस काउंसिलर रहते थे, इसीलिए काउंसिलर जो थे उनका ज्यादातर राजा उनके दिए हुए एडवाइस का मतलब रिस्पेक्ट करते थे। ये हो गई पहली चीज। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि स्टेट रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था, ओके, स्टेट रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था लैंड रेवेन्यू, ओके, लैंड रेवेन्यू। सेकंड था कस्टम रेवेन्यू, कस्टम रेवेन्यू, ओके। फॉर एग्जांपल देखो एग्रीकल्चर है मतलब लैंड रेवेन्यू आएगा। सेकंड कस्टम, मैंने कहा इनके बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे, अगर इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर इनके है तो उस ट्रेड सेंटर से बहुत ट्रेड होगा, उस ट्रेड से क्या होगा, इनके जो लोकल जगह है वो फ्लरिश होंगी, ओके। बहुत अगर ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड में क्या होगा, कस्टम टैक्स कलेक्ट होगा व्हिच विल इवेंचुअली इंक्रीज अवर स्टेट इनकम, ओके, स्टेट एक्सचेकर इंक्रीज करेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्स थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है संगम सोसाइटी, ओके। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, संगम सोसाइटी। सो सोसाइटी ड्यूरिंग दी संगम एज, ओके। सो द pretty much idea about the संगम सोसाइटी, ओके, जो सोसाइटी थी संगम एज में वो हमें कहां से आता है, सो संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में भी एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जिसका नाम है टोलकप्पियम, टोलकप्पियम। सो टोलकप्पियम से हमें प्रिटी मच आइडिया आ जाता है संगम सोसाइटी के बारे में, जिसमें जो लैंड थी, ओके, लैंड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 5 पार्ट डिवीजन ऑफ लैंड। हमें 5 पार्ट डिवीजन ऑफ लैंड दिखता है, जिसमें 5 पार्ट कौन से थे तो याद रखना आपने। फर्स्ट था कुरुंजी, ओके, कुरुंजी। सेकंड वन इज मुल्लई, थर्ड वन इज मरुदम, फोर्थ वन इज नयडल, फिफ्थ वन इज पल्लाई।
फिफ्थ वन इज पल्लाई। अब ये जो डिवीजन हमें मेंशन मिलता है टोलकप्पियम में, ओके, दे डिड नॉट ओनली मेंशन द डिवीजन ऑफ द लैंड बट आल्सो दे मेंशन द पीपल हु वेर लिविंग इन दैट लैंड। जो लोग उस प्रदेश में रह रहे हैं, जो लोग उस लैंड पर रह रहे हैं, वे कौन सा ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहे हैं, इसकी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक कुरुंजी, ओके, यह जो प्रदेश है लैंड का, वहां पर हमें पता चलता है कि वहां के लोग, ओके, एक तो हंटर है, वहां के लोग मेनली हंटिंग करते हैं, हंटिंग एंड क्या कहते हैं, हनी कलेक्शन, हनी कलेक्ट करना, हंटिंग और हनी कलेक्ट, ये उनका मेन ऑक्यूपेशन था। मुल्लाई वाले जो लोग थे, ओके, वो फार्म, वो क्या कहते हैं हम उसको, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड डेयरी बिजनेस, ओके, डेयरी बिजनेस से वो थे एंगेज, ओके। देन थर्ड वन इज फार्मर कम्युनिटी, mainly engaged in farming, okay. Fifth one is, okay, they were fisherer, okay, fisher थे वो, okay। और जो पलई थे, पलई क्या करते थे वे, दरोड़ा मीन्स, दरोड़ा को क्या कहेंगे अपन, जो ये करते हैं क्या, लूटते थे, ओके, जो लूट मार करते थे, डकैत, ओके, मीन्स लूटिंग, उनका मेन बिजनेस क्या था, लूटिंग, ओके। सो 5 लैंड कैटेगराइजेशन जो 5 पार्ट में होगा, कुरुंजी, मुलई, मुर्दम, नयदल एंड पल्लाई, ओके। द पीपल हु वर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दे फॉलोड हंटिंग एंड हनी कलेक्टिंग। सेकंड वन इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड डेयरी फार्मिंग, डेयरी बिजनेस। देन फार्मर, ओके, नए दल वाले पीपल क्या करते थे, फिशरिंग करते थे, और पल्लाई वाले पीपल क्या करते थे, वो मेनली लूटिंग करते थे, ये याद रखना आपने, ओके। और वही टोलकप्पियम जो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ लैंड पीपल को डिवाइड कर रहा है, वही टोलकप्पियम में हमें सोसाइटी का और सेकंड 4-फोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन मिलता है हमें। और 4-फोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन कौन सा था, जिसमें हमें ऐसा दिखता है, अरासार, पहला कौन सा दिखता है, अरासार। सेकंड वन इज अंतनार, थर्ड वन इज वन्नीगार, फोर्थ वन इज विल्लास, ओके। और इनका ऑक्यूपेशन क्या था, अंतनार का टू रूल, ओके, इनका था टू रूल, मतलब रूल करना। अंतनार, इनका काम क्या था, टू परफॉर्म रिचुअल, ओके, परफॉर्म रिचुअल। वन्नीगार इनका ट्रेड, विल्लास इनका फार्मिंग, ओके, फार्मिंग। सेम लाइक वैदिक सोसाइटी, ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ओके। वैश्य मेनली एंगेज्ड इन trade, Shudras were mainly engaged in farming, okay. Antanar were engaged in performing rituals like Brahman, they were mainly performed rituals, okay. Or Parasar, okay, like Kshatriya, they have to rule, okay, the society, okay. तो यह कुछ सोसाइटी है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है, टोलकप्पियम में। टोलकप्पियम क्या है, इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर, ओके। संगम लिटरेचर का एक पार्ट है। तो ये था एक वॉग आइडिया या फिर एक पिक्चर जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि संगम सोसाइटी कैसे थी। इसके नेक्स्ट जो हमें देखना है, संगम रिलीजन के बारे में देखना है। सो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है संगम रिलीजन, ओके। उनका रिलीजियस फेथ कौन सा था, ओके, किस रिलीजन को फॉलो करते थे। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि जो संगम डायनेस्टीज थी वो मेनली वैदिक सोसाइटी को फॉलो करते थे, ओके, वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। उस वैदिक रिलीजन में स्पेसिफिकली हमें दिखता है कि जो दक्षिण भगवान थे, ओके, दक्षिण दिशा में भारत के दक्षिणी छोर पर जो भगवान रहेंगे उनको स्पेसिफिकली वो वर्शिप करते थे। जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि जो एक मुख्य देवता है जिनको सेयन, ओके, सेयन, ओके, या फिर इनको ही मुरुगन, ओके, इनको ही मुरुगन, ओके, भगवान मुरुगन इस नाम से जाना जाता है, ओके।
सेयन या फिर उन्हें मुरुगन माना जाता है, जो कि आज भी हमें दक्षिण में बहुत से जगह पे उनका वर्शिप होते हुए दिखता है। ओके, और जो तमिल लिटरेचर है मींस दिस संगम इज अ तमिल लिटरेचर। इस तमिल लिटरेचर में हमें बहुत सी जगहों पर भगवान मुरुगन इनके प्रति या फिर इनके महिमा के प्रति बहुत सी कविताएं मिलती है, किसमें, इस तमिल लिटरेचर में। सो सेयन या फिर जिन्हें मुरुगन कहते हैं हम, ये बहुत महत्वपूर्ण भगवान थे। इनके व्यतिरिक्त, ओके, इनके अलावा और भी महत्वपूर्ण भगवान थे, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि मायोन मीन्स विष्णु, देन नेक्स्ट, ओके, इन इंग्लिश लिखना पड़ेगा, सॉरी। मायोन मीन्स विष्णु, वेंदन मीन्स इंदिरन, देन नेक्स्ट वरुणन, देन नेक्स्ट कोररावई, okay, these are some important god which were worshipped in the संगम literature। so संगम लिटरेचर में कुछ इंपॉर्टेंट गॉड जो वर्शिप किए गए थे, ये उनके नाम है। सेयन मीन्स भगवान मुरुगन, मेयन मीन्स विष्णु, वंदनन मीन्स व्हाट, इंदिरन, ओके, वरुणन एक कोररवई, ओके, ये वेंदन, इन्हें इंद्रन नाम से जाना जाता है। ओके, देन नेक्स्ट हमें और एक चीज पता चलती है कि उनकी रिलीजन में एक और वर्शिप किया जाता था, वो था नाडू। ओके, नाडू मीन्स नाडू स्टोन, ओके, जिसे ऐसे भी नाम से कहते हैं अपन, नाडू काल। ओके, नाडू का अर्थ होता है स्टोन, याद रखो आप, नाडू का अर्थ होता है स्टोन। अब ये स्टोन किसका होगा? ये स्टोन होगा किसी राजा का, किसी शासक का, जिस शासक ने कुछ मीन्स कुछ अनएक्सेप्शनल पराक्रम किया हो, अनएक्सेप्शनल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया हो, तो उस राजा के स्मृति प्रत्यार्थ या फिर उस राजा के मेमोरेबल में क्या करते, वहां पे स्टोन लगाएंगे, उस स्टोन को फिर वर्शिप किया जाने लगा। सो उसे हम नाडू काल भी कहते हैं। सो राजा जो रहेंगे, राजाओं के वहां पर स्टोन बनेंगे। ओके, इसलिए हमें दिखता है कि तमिलनाडु, ओके, नाडू मीन्स, नाडू इज लैंड, ओके, स्टोन कहेंगे, लैंड कहेंगे, बट हुज लैंड? दोज ब्रेव सोल्जर्स लैंड। ओके, दोज ब्रेव सोल्जर हु फाउंड देयर मेंशन इन संगम लिटरेचर, उनका हमें मेंशन मिलता है। ओके, सो ये था कुछ उनके रिलीजन्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमें देखना है इसमें वुमन की पोजीशन। ओके, वुमेन्स पोजीशन, वुमन पोजीशन। सो एक चीज याद रखो, ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, मतलब मातृसत्ता एक साम्राज्य था जहां पर वुमेन्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ओके, वुमेन्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। एक तो वो चीज होगी। सेकंड चीज हमें यहाँ पर ये भी समझनी चाहिए कि ये वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे, और वैदिक रिलीजन में बेसिकली वुमेन्स पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस थे। ओके, ऐसा नहीं कि फुल्ली उनको फ्रीडम था, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस थे, बट उन रिस्ट्रिक्शंस के अलावा भी हमें बहुत सा फ्रीडम वुमेन्स के द्वारा एंजॉय किया जाता था। इसके हमें सबूत मिलते हैं। एक, वुमेन हैज एक्सेस टू एजुकेशन, हमें दिखता है एक्सेस टू एजुकेशन है। ओके, एक्सेस टू एजुकेशन है। सेकंड, लव मैरिज परमिसिबल थे उस वक्त। ओके, लव मैरिज परमिसिबल थे, उसमें लव मैरिज कहेंगे, उस लव मैरिज से अच्छा हम कहेंगे स्वयंवर। ओके, स्वयंवर, लव मैरिज को क्या कहेंगे आप? स्वयंवर, वहां पर परमिसिबल थे। उसके बाद महिलाओं को क्या था? परमिशंस था। ओके, मींस वो ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करती थी। कब? ड्यूरिंग दी संगम एज। ओके, ड्यूरिंग दी अर्ली संगम एज। बट ये भी कौन सी महिलाएं? जो विधवा नहीं हुई हो। ओके, दीज ऑल the advantages, okay, these all the advantages for those girl who were not widowed, for those women, okay, who are married, those women who are married। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि जो विवाहित महिलाएं हैं, यह सब जो परिस्थिति है, जो भी महिलाओं की अच्छी स्थिति है, वह विवाहित महिलाओं की स्थिति है। उसी जगह पे जब उसका पति मरेगा, जब वो स्त्री, ओके, वह स्त्री विधवा होगी, विधवा होने के बाद विधवा स्त्री के साथ में
क्या कहेंगे हम, उस वक्त उस सोसाइटी में बहुत ही दयनीय अवस्था थी। ओके, मीन्स उसके साथ बहुत क्रूअली बिहेव किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज क्लियर साइन ऑफ द सती प्रैक्टिस। ओके, सती प्रथा का हमें बहुत सी जगहों पर मेंशन मिलता है। ओके, सो सती प्रथा का हमें बहुत सी जगहों पर मेंशन मिलता है और हमें सती प्रथा मालूम है क्या है, एक चीज। ओके, सेकंड चीज, जिस महिला की के पति मर गया हो उन्हें रीमैरिज करने का परमिशन नहीं था, एक चीज आपने याद रखना। ओके, पुनर्विवाह जो रहता है, रीमैरिज, उसका उन्हें परमिशन नहीं था। ओके, और ये जो सती है, ये सती मेनली कॉमन था हाई कास्ट में। ओके, हाई जो सोसाइटी थी मीन्स अपर क्लास में ये बहुत ज्यादा ही कॉमन रहता था। ओके, सती परंपरा। ओके, सो अगर ओवरऑल हम बात करें वुमेन्स पोजीशन की, तो हमें दिखता है कि महिलाओं को अपना पति चुनने का अधिकार था, मीन स्वयंवर होता था, लव मैरिज कह सकते हैं हम उसे। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी पता चलता है कि महिलाओं को शिक्षा लेने का उतना ही स्वतंत्र था जितना स्वतंत्र एक पुरुष को था, क्योंकि हमें बहुत सी एजुकेटेड स्त्रियां दिखेंगी, संत दिखेंगी। देन नेक्स्ट ये सब जो था, ये सब किसके लिए था, जो भी फ्रीडम थे सोसाइटी में अवेलेबल वो थे मैरिड महिलाओं के लिए। ऑन द अदर हैंड दोज वुमेन हु आर विडो दे एंजॉय लेस फ्रीडम। ओके, समटाइम्स दे हैव टू इवन कमिट दी सती, उन्हें तो सती ही हो जाना पड़ता था। बट कुछ जो महिलाएं रहती थी, ओके, जो सती नहीं होती थी, तो उन्हें बहुत ही दयनीय अवस्था से गुजरना पड़ता था। ओके, सो ओवरऑल ये था वुमेन्स का पोजीशन, ओके, ड्यूरिंग द संगम एज। नेक्स्ट जो हमें पॉइंट देखना है वो है संगम इकोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो देखना है वो है संगम इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी। सो संगम इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट था संगम इकोनॉमी का, वो था फार्मिंग, खेती। ओके, फार्मिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लैंड वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द स्टेट रेवेन्यू। ओके, लैंड रेवेन्यू वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ स्टेट रेवेन्यू। उसमें भी एक जो इंपॉर्टेंट, ओके, एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन ज्यादा लिया जाता था, ज्यादा पैमाने पर लिया जाता था, वो था राइस। ओके, राइस कल्टीवेशन वाज प्रीटी मच कॉमन थ्रू आउट दी संगम किंगडम। ओके, यह हमें दिखता है। और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें, जैसे कि ट्रेड, ट्रेड में हमें क्या दिखता है, पर्ल ट्रेड दिखेगा। ओके, पर्ल ट्रेड दिखता है हमें। रोमन्स के साथ में पर्ल ट्रेड दिखेगा। और भी जो चीजें यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि जो हमने एक्सपोर्ट किया, ओके, फॉर एग्जांपल जो हमने एक्सपोर्ट किया उसमें हमें दिखता है कॉटन, क्लॉथ, आइवरी, पर्ल, प्रीशियस स्टोन। ये हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। देन नेक्स्ट इंपोर्ट क्या करते थे, तो इंपोर्ट में हमें दिखता है, ओके, गोल्ड, हॉर्स, वाइन। ओके, these are some major import and these are some major export which were takes place during the संगम किंगडम। ओके, मैं संगम किंगडम की बात कर रहा हूँ। ओके, संगम किंगडम में हमें क्या क्या दिखता है, कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट हुआ है, कॉटन, क्लॉथ, आइवरी, ओके, पर्ल, प्रीशियस स्टोन, जो मल्टीपल प्रीशियस स्टोन हमें अलॉन्ग द कोस्टल एरिया मिलेंगे वो। देन नेक्स्ट इंपोर्ट क्या क्या किया हमने, गोल्ड, हॉर्स, वाइन। ओके, हमें मल्टीपल हॉर्ड मिले हैं, रोमन हॉर्ड। ओके, रोमन हॉर्ड इज क्या कहेंगे हम, बंच ऑफ कॉइन, उसे हम होर्ड कहते हैं। रोमन होर्ड हमें थ्रू आउट दी पांड्या रूल मिले हैं, पांड्या किंगडम मिले हैं। जब वहां पे हमने एक्सकेवेशन किया, आर्कियोलॉजिस्टों ने जब वहां पे एक्सकेवेशन किया तो हम उन्हें वहां पे मल्टीपल हॉर्ड ऑफ रोमन कॉइन मिले हैं। ओके, तो रोमन कॉइन की क्यों, क्योंकि वो यहाँ से कॉटन लेके जाते थे, आइवरी लेके जाते थे, पर्ल लेके जाते थे, या फिर जो स्पाइसेस रहेंगे वो लेकर जाते थे। इन रिटर्न वो क्या देते थे, गोल्ड, वाइन या फिर हॉर्सेस। ओके, गुड ब्रीड ऑफ हॉर्स देते थे वो। ये चीज आपने याद रखना। हॉर्स क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंट हमें, ताकि स्विफ्ट मूविंग, अगर हॉर्स रहेंगे तो हम स्विफ्टली मूव कर सकेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, और फास्टली क्या कहेंगे हम, वहां पे मूवमेंट होगा हमारे आर्मी का। ओके, तो ये था कुछ ओवरऑल चीज फार्मिंग में। तो पता है यहाँ से भी ट्रेड से हमें अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। फार्मिंग से भी अच्छा खासा स्टेट रेवेन्यू आएगा, स्टेट रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, देन हमें ऐसा भी दिखता है कि हैंडक्राफ्ट, ओके, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट वाज वन ऑफ दी ऑल्सो मेजर कंट्रीब्यूटर। ओके, मेजर कंट्रीब्यूटर है क्या, हैंडक्राफ्ट, हस्तकला है। ओके,
हस्तकलाएं भी बहुत से इंपॉर्टेंट है, हमें जैसे कारपेंट्री दिखेगा, हमें मेटल वर्किंग दिखता है, ओके। उसके बाद और से 2-3 चीजें हैं, ओके, पॉटरी मेकिंग वगैरह, तो वो सब किस में आएगा आपका, शीट कहेंगे हम उसको, क्लॉथ मेकिंग, वो किस में आ रहा है आपके हैंडीक्राफ्ट में, ओके। सो ये हैंडक्राफ्ट भी ऑल्सो एक मेजर पोर्शन था इस इकोनॉमी का, मेजर पार्ट था इस इकोनॉमी का, ओके। सो फार्मिंग, हैंडक्राफ्ट एंड ट्रेड, फार्मिंग, हैंडक्राफ्ट एंड ट्रेड was the major contributor of संगम किंगडम, ओके। तो ये कुछ था ओवरऑल पिक्चर हमारा, या फिर ओवरऑल सिचुएशन, या फिर ओवरऑल कंडीशन ऑफ संगम किंगडम ड्यूरिंग दी संगम एज, जिसमें हमने ये क्लियरली देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दी संगम एज, ओके। संगम एज के मतलब कौन से क्या है सोर्सेस है। देन नेक्स्ट वी सॉ देयर पॉलिटिकल हिस्ट्री, then after we saw their administrative structure, then after we saw their society, their religious thinking, the women of position during their age, then next and last we saw the economy during the संगम, okay, संगम पीरियड, okay। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि जो संगम एज के बाद जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना आधिपत्य प्रस्थापित किया, जो कि थे लोकल ट्राइब, जिनका नाम था कालभ्रास, ओके। कालभ्रास कहते हैं उनको, और कालभ्रास भी कहते हैं उनको। तो ये उनको रिप्लेस करेंगे संगम किंगडम्स को, और अपना एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेंगे विच रूल्ड नियरली अबाउट 200 ईयर, ओके। सो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू।